डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड ऑन बेसिस ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य बंधुता या आकर्षण के आधार पर कोलाइडों का वर्गीकरण, ये इसका सेकंड क्लासिफिकेशन है। भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण वो हमने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था। तो इस बेसिस पे कोलाइड को दो पार्ट में, दो भागों में क्लासिफाई किया गया है। इस आधार पर इनको दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला वो है लायोफिलिक कोलाइड। इसको कहते हैं द्रव स्नेही कोलाइड। इसे हम इंट्रिंसिक कोलाइड, स्वाभाविक कोलाइड और इमल्सॉइड भी कह सकते हैं। पायसाब हिंदी में कहा जाता है इसको। इंट्रिंसिक कोलाइड यानी स्वाभाविक कोलाइड, और इसके अलावा इमल्सॉइड भी कहा जाता है। पायसाब। दूसरा वो है लायोफोबिक कोलाइड्स, या इसको लायोफोबिक कोलाइड को सस्पेंसाइड भी कहा जाता है। सस्पेंसॉइड भी कहते हैं। इसको द्रव विरोधी कोलाइड या सस्पेंसाइड लिखते हैं। तो सबसे पहले लायोफिलिक देखिए। लायोफिलिक, इसकी जो मीनिंग होती है, लायोफिलिक यानी इसको इसकी मीनिंग होती है लिक्विड लविंग। लिक्विड लविंग यानी द्रव से स्नेह या लगाव। तो ऐसे सब्सटेंस, ऐसे पदार्थ जिनको किसी सुटेबल लिक्विड मीन्स यहाँ डिस्पर्जन मीडियम से है, किसी सुटेबल लिक्विड में ऐड करते ही ये आसानी से कोलाइडल सॉल्यूशन बना देते हैं। तो ऐसे कोलाइड को हम लायोफिलिक कोलाइड कहते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जिनको किसी उचित द्रव यानी परिक्षेपण माध्यम में मिलाते ही सरलता से कोलाइडी विलयन बना दें, तो उनको द्रव स्नेही कोलाइड
कहते हैं। यानी इसमें क्या होगा, जो भी सब्सटेंस है, जो भी आपका पदार्थ है और उसको जो है सुटेबल लिक्विड, सुटेबल लिक्विड का मतलब यहाँ पर डिस्पर्जन मीडियम से है। यानी पदार्थ इसको जो है किसी उचित द्रव यानी परिक्षेपण माध्यम, इसमें इसको मिलाते ही ये जो है ये सीधे जो है कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म कर दें, यानी कोलाइडल सॉल जो है हमें प्राप्त हो जाए। तो ऐसे पदार्थ को द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। यानी किसी पदार्थ को किसी उचित परिक्षेपण माध्यम में मिलाते ही वो सरलता से कोलाइडी विलयन या कोलाइडी सॉल बना लेते हैं। तो ऐसे पदार्थ को द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल हैं जैसे गम यानी गोंद, दूसरा जो है आप स्टार्च, जिलेटिन, एक्सेट्रा, बहुत सारे सब्सटेंस हैं जो वाटर में ऐड करते ही आसानी से कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म कर देते हैं। अब अगर इसमें से हम डिस्पर्जन मीडियम को रिमूव कर दें किसी भी मेथड से, जो है इसको अगर हटा दिया जाए, यानी इसमें जो है आपका डिस्पर्जन मीडियम सेपरेट कर दिया जाए, बाय एनी मेथड, मान लीजिए बाय इवोपरेशन, अगर हम इसमें डिस्पर्जन मीडियम को सेपरेट कर दें तो इसमें जो आपका सब्सटेंस बचेगा उसमें फिर से अगर हम डिस्पर्जन मीडियम ऐड कर दें तो इनको फिर से कोलाइडल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसीलिए इनको रिवर्सिबल कोलाइड कहते हैं। तो इसमें जो आपका सॉल बचेगा उसको जो है हम ये कैन बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड बाय मिक्सिंग डिस्पर्जन मीडियम इसीलिए जो है हम इसको इस तरह के जो सॉल होते हैं इनको हम रिवर्सिबल
कोलाइड भी कहते हैं। इनको हम उत्क्रमणीय कोलाइड कहते हैं। अब अगर इसमें से जो है किसी भी विधि से मान लीजिए यानी यहाँ कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी भी जो है मेथड से जो है डिस्पर्सन मीडियम को जो है सेपरेट कर दिया जाए, यानी अगर हम परिक्षेपण माध्यम को हटा दें, मान लीजिए कैसे, वाष्पीकरण द्वारा मान लीजिए इसको हटा दिया जाए, तो कोलाइड को जो है हम फिर से जो है परिक्षेपण माध्यम के साथ मिलाकर, यानी सॉल में जो है फिर से अगर हम परिक्षेपण माध्यम मिलाएं तो उनको फिर से जो है मतलब सॉल को परिक्षेपण माध्यम मिलाकर पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए इनको उत्क्रमणीय कोलाइड भी कहा जाता है, रिवर्सिबल कोलाइड भी कहते हैं। और ये जो कोलाइड होते हैं वो लायोफिलिक सॉल जो होते हैं वो हाईली स्टेबल होते हैं और कैन नॉट बी कोएगुलेटेड यानी प्रेसिपिटेटेड, इसको आप सिंपल अर्थ में कह सकते हैं। और ये जितने भी इसी कारण जो है ये रिवर्सिबल नेचर होने के कारण these colloids are more stable and cannot be converted into precipitate, that is coagulation of such colloid cannot be done easily। तो ये जितने भी कोलाइड होते हैं ये हाईली स्टेबल होते हैं, यानी जो सॉल्स होंगे these salts are quite stable and cannot be easily coagulated, यानी ये सॉल अत्यधिक स्थायी होते हैं और इनको सरलता से स्कंदित नहीं किया जा सकता। तो स्कंदन या कोएगुलेशन आगे इसकी प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये और एग्जाम्पल इसके स्टार्च, सेलुलोज, जेलेटिन, गम, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं।
अब आइए इसमें सेकंड देखें, लायोफोबिक कोलाइड। तो लायोफोबिक की जो मीनिंग होती है, लायोफोबिक यानी ये होगा लिक्विड हेटिंग। लिक्विड हेटिंग यानी द्रव से घृणा। तो यहीं से क्लियर हो गया कि ऐसे सब्सटेंस जो द्रव से घृणा या लिक्विड हेटिंग, ऐसे सब्सटेंस जो किसी लिक्विड में मिलाने पर जो है इजीली सॉल्व नहीं जो है फॉर्म करते हैं, वो सब लायोफोबिक कोलाइड कहलाते हैं। और इनको हम स्पेशल मेथड से ही बना सकते हैं, इनको हम विशेष विधियों द्वारा ही बना सकते हैं। तो इसकी मीनिंग से क्लियर है कि जब इसमें किसी भी सब्सटेंस को जो है हम किसी लिक्विड में या डिस्पर्जन मीडियम में ऐड करेंगे तो ये जो है आसानी से कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं फॉर्म करेंगे। तो ये क्या होंगे, डू नॉट फॉर्म कोलाइडल सॉल्व, यानी इसमें हम पदार्थ को जो है जब परिक्षेपण माध्यम में मिलाएंगे तो ये सरलता से कोलाइडी सॉल्व या कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं। तो इसके लिए जो है हम ऐसे सॉल्व को जो है हम लायोफोबिक सॉल्व कहेंगे। और ऐसे सॉल्व जो होते हैं वो बनाए जाते हैं स्पेशल मेथड से, यानी इनको हम इनकी प्रिपरेशन जो होगी वो कैसे होगी, बाय स्पेशल मेथड। यानी इनकी जो बनाने की विशेष विधि होगी, ये विशेष विधियों द्वारा ही बनाए जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जितने भी मेटल हैं, गोल्ड, सिल्वर, इनकी जो है किसी भी लिक्विड से जो है एफिनिटी नहीं होती है, ये जो है लिक्विड हेटिंग होते हैं। तो इनके सॉल्व जो है सिंपली आप इनको वाटर में गोल्ड, सिल्वर इनको ऐड करेंगे तो ये सॉल्व फॉर्मेशन नहीं देंगे। तो इनके लिए स्पेशल मेथड यूज किए जाते हैं। और ये जितने भी सॉल्व होते हैं ये जो सॉल्व होते हैं तो ये these salts can be easily precipitated या
कोएगुलेटेड। कैसे? बाय एडिंग a small amount of electrolyte, यानी ये सॉल्व जो होते हैं सरलता से विद्युत अपघट्य की अल्प मात्रा द्वारा अवक्षेपित या स्कंदित किए जा सकते हैं। तो यहां से ये कंक्लूजन निकला कि दीज आर नॉट स्टेबल। These salts are not stable, यानी ये सॉल्ट जो होते हैं वो स्थायी नहीं होते हैं, और अगर इनको प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो अगर ये प्रेसिपिटेट किए गए या कोएगुलेशन इनका किया गया, यानी इफ प्रेसिपिटेटेड, तो इनको फिर हम वापस जो है कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू सॉल्ट, यानी इनको जो है अगर हम डिस्पर्सन मीडियम को किसी भी मेथड से रिमूव करके, डिस्पर्सन मीडियम को हटा करके अगर इनको हम किसी भी तरह से इनका कोएगुलेशन कर दें, मान लीजिए बाय वेपोराइजेशन से कोएगुलेशन कर दें, तो इनको फिर हम वापस जो है कोलाइडल फॉर्म में या सॉल्ट फॉर्म में हम नहीं ला सकते। देयरफॉर दे आर नोन एज इररिवर्सिबल कोलाइड। तो अगर इनको हम अवक्षेपित कर दें, अगर इनको हम जो है किसी भी मेथड से, मान लीजिए जो है वाष्पीकरण द्वारा ही अवक्षेपित कर दें, तो इसको जो है फिर से हम सॉल्ट रूप यानी कोलाइडल फॉर्म में, कोलाइडी अवस्था में नहीं ला सकते। इनको हम फिर कोलाइडल फॉर्म में जो है हम नहीं कन्वर्ट कर सकते। इसी कारण जो है इसको इररिवर्सिबल कोलाइड या इररिवर्सिबल सॉल्ट कहते हैं। इररिवर्सिबल सॉल्ट भी कहा जाता है। अणु उत्क्रमणीय कोलाइड भी इनको कहा जाता है। तो ये लिक्विडेटिंग होते हैं, इजीली कोलाइडल सॉल्यूशन डिस्पर्जन मीडियम में नहीं बनाते हैं। स्पेशल मेथड से इनके कोलाइडल सॉल्यूशन या सॉल्व बनाए जाते हैं, और इनको हम इजीली प्रेसिपिटेट कर सकते हैं बाय एडिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और अगर इनको हम प्रेसिपिटेट कर दें बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट और बाय इवोपरेटिंग डिस्पर्जन मीडियम, दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड अगेन इनटू कोलाइडल फॉर्म और सॉल्ट फॉर्म, देयरफॉर दे आर नोन एज इररिवर्सिबल कोलाइड। ये जो है द्रव से घृणा करने वाले पदार्थ होते हैं, सरलता से परिक्षेपण माध्यम में कोलाइडी विलयन नहीं बनाते, और अगर इनके बनाने की जो है विशेष विधियां होती हैं,
इसके अलावा ये इनको सरलता से विद्युत अपघट्य द्वारा जो है अवक्षेपित या स्कंदित किया जा सकता है। तो ये अधिक स्थायी नहीं होते। अगर इनको हम अवक्षेपित कर दें तो इनको पुनः परिक्षेपण माध्यम मिला करके हम कोलाइडी अवस्था में हम फिर से नहीं ला सकते, इसीलिए इनको अनुत्क्रमणीय कोलाइड कहते हैं। तो ये इसका सेकंड क्लासिफिकेशन था। अब इसमें एक क्लासिफिकेशन और आप लोगों को पढ़ना है, तो उसको भी बताते हैं। अब जो अगला क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ पार्टिकल। Types of particles of the dispersed phase। यानी परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आकार पर वर्गीकरण। परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के प्रकार, तो इसमें जो है मेनली हम आकार ही लेंगे, साइज। तो जो डिस्पर्स फेज हैं उनके पार्टिकल साइज के बेसिस पे जो है कोलाइड को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। तो 1 बाय 1 हम लोग पढ़ेंगे। इसमें पहला है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड यानी बहुआण्विक कोलाइड। तो अब देखिए इसकी मीनिंग से ही क्लियर है। मल्टी मॉलिक्यूलर का मतलब बहुत से मॉलिक्यूल। तो ऐसे कोलाइड जो होते हैं वो जो है लार्ज नंबर ऑफ एटम या स्मॉलर मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस, इसके एग्रीगेट होते हैं और ये एग्रीगेट मिल करके कोलाइडल डायमेंशन में, यानी इनका डायमीटर जो होगा वो लेस देन 1 नैनोमीटर का होगा, तभी ये कोलाइडल डायमेंशन में आएंगे। तो इस तरह के जो सब्सटेंस होते हैं
उसमें लार्ज नंबर ऑफ एटम या स्मॉलर मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस वो एग्रीगेट टुगेदर टू फॉर्म ए स्पीशीज हैविंग साइज इन द कोलाइडल रेंज. तो these are known as multi-molecular colloid. For example, gold sol, इसमें जो है various particle of gold having many atoms forms aggregate in colloidal dimension. Similar way में सल्फर सॉल, सल्फर S8 के फॉर्म में होता है, तो इसके 8 एटम्स जो है आपस में मिल करके जो है वो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं और इसके लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो कोलाइडल डायमेंशन में प्रेजेंट होते हैं. तो इसमें होगा क्या, लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और smaller molecules of a substance, ये मिल करके जो होंगे एग्रीगेट बनाएंगे. एग्रीगेट together to form a species having size in the colloidal range. colloidal range का मतलब डायमीटर लेस देन 1 नैनोमीटर हो. यानी इसमें जो है बहुत सारे किसी भी पदार्थ के बहुत से परमाणु या छोटे अणु, स्मॉलर मॉलिक्यूल यानी छोटे अणु एकत्रित होकर एग्रीगेट यानी पुंज जैसा स्पीशीज या पदार्थ बनाते हैं जिनका आकार कोलाइडी परास में होता है. यानी इनका जो व्यास होगा पार्टिकल का वो लेस देन 1 नैनोमीटर. तो मल्टी मॉलिक्यूलर यानी कई मॉलिक्यूल या कई एटम आपस में मिलकर के एग्रीगेट बनाए और वो कोलाइडल डायमेंशन में हो. जैसे सल्फर सॉल, तो सल्फर सॉल में S8 होता है और इसके कई जो है एटम मिल करके कोलाइडल फॉर्म में बनाते हैं. ठीक इसी तरह से गोल्ड सॉल, इसमें गोल्ड एटम जो होते हैं इसके कई एटम मिल करके आपस में एग्रीगेट या पुंज बनाते हैं और कोलाइडल फॉर्म में रहते हैं.
अब सेकंड देखिए, इसमें सेकंड इसका जो होगा वो मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइड। मैक्रोमोलिक्यूलर या इसको कहेंगे बृहद आणविक कोलाइड। तो मैक्रो की मीनिंग भी होती है सफिशिएंटली बिग, यानी पर्याप्त बड़ा, सफिशिएंटली बिग इन साइज। तो इसमें जो है जो सुटेबल सॉल्वेंट या डिस्पर्जन मीडियम होता है उसमें जो साइज ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल में बी इन कोलाइडल रेंज, सच सिस्टम्स आर कॉल्ड मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइड। तो इसमें मैक्रोमोलिक्यूल्स इन सुटेबल सॉल्वेंट यानी यहां पर डिस्पर्जन मीडियम forms solution in which the size of macromolecule may be in कोलाइडल रेंज, यानी बृहद अणु उचित विलायक या परिक्षेपण माध्यम में ऐसे विलयन बनाते हैं जिनमें बृहद अणु कोलाइडी परास में होते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस को जो है हम मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइड कहते हैं, बृहद आणविक कोलाइड कहते हैं। यानी बहुत से सब्सटेंस ऐसे हैं जो किसी डिस्पर्जन मीडियम में कोलाइडल रेंज में प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस को मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइड कहेंगे और जो सॉल्यूशन बनेगा वो मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइडल सॉल्यूशन कहलाएंगे। और ये जितने भी कोलाइड होते हैं ये बहुत स्टेबल होते हैं। These कोलाइड्स जो होंगे वो आर वेरी स्टेबल, ये कोलाइड अत्यधिक स्थायी होते हैं और
जनरली जो है ये उस सब्सटेंस के सॉल्यूशन की तरह होते हैं, उस पदार्थ के विलयन की तरह होते हैं। नेचर में जो है बहुत से मैक्रो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्टार्च, सेल्यूलोज, प्रोटीन और इसके अलावा एंजाइम, ये सब जो होते हैं वाटर में कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं और इनमें इनके पार्टिकल, आप जानते हैं ये पॉलीमर्स हैं। प्रोटीन भी जो है एमिनो एसिड से मिलके बनता है और ये हाई मॉलिक्यूलर मास के मैक्रो मॉलिक्यूल हैं। तो ये सब कोलाइडल रेंज में सॉल्यूशन में बनते हैं। और जो मैन मेड होते हैं, आर्टिफिशियल जो है आपके कोलाइडल फॉर्म में मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो यानी मनुष्यों द्वारा या कृत्रिम विधियों द्वारा जो बनाए हुए बृहद अणु हैं, वो आपके जैसे पॉलीथीन, नाइलॉन, इसके अलावा पॉलीस्टाइरीन, सिंथेटिक रबर, ये सब भी मैक्रो मॉलिक्यूल में आएंगे। कृत्रिम विधियों द्वारा या मैन मेड जो बृहद अणु हैं वो नाइलॉन, पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, कृत्रिम रबड़ आदि, ये सब जो है बृहद मॉलिक्यूल, बृहद अणु होते हैं और ये सुटेबल सॉल्वेंट या डिस्पर्जन मीडियम में कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। अब इसमें थर्ड और लास्ट देखिए, पार्टिकल साइज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन में तीसरा है एसोसिएटेड कोलाइड्स या इसी को मिसेल कहते हैं। इसको लिखेंगे संगुणित या सहचारी कोलाइड और इसको मिसेल कहते हैं। तो ये होते क्या है, ऐसे सब्सटेंस, कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो एट लो कंसंट्रेशन ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, बट एट हाई टेम्परेचर, हाई कंसंट्रेशन ये जो है कोलाइड की तरह बिहेव करते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस को जो है हम ये कोलाइडल बिहेवियर
शो करते हैं। ऐसे सब्सटेंस को हम एसोसिएटेड कोलाइड कहते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जो कम सांद्रता पर जो है वो विद्युत अपघट्य की तरह व्यवहार करें, लेकिन उच्च सांद्रता पर कोलाइड की तरह व्यवहार रखते हो, तो ऐसे कोलाइड को हम संगुणित या सहचारी कोलाइड कहते हैं। और इसमें जो कोलाइड बनता है ये किसके कारण बनता है? जो कोलाइडल बिहेवियर होता है वो होता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट, यानी इनका जो कोलाइडी व्यवहार होता है वो संगुणित होने के कारण, ये जो है संगुणित होने के कारण या पुंज बनाने के कारण होता है। तो ये एग्रीगेट बनाते हैं, इसीलिए इनको एसोसिएटेड कोलाइड कहते हैं। और यही जो फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट होता है यही हमारा मिसेल कहलाता है, यही जो है मिसेल कहलाता है। तो ऐसा नहीं है कि मिसेल हर टेम्परेचर और हर कंसंट्रेशन पे बन जाएगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मिसेल फॉर्मेशन होता है। उस टेम्परेचर को जो है हम क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हैं। यानी मिसेल फॉर्मेशन कब होगा? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये बनता है above a particular टेम्परेचर, और इसी टेम्परेचर को हम क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हैं। टी सफिक्स में के से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी मिसेल का बनना जो होगा वो कब होगा? निश्चित ताप से अधिक ताप पर, एक डेफिनेट टेम्परेचर होगा उससे अबव टेम्परेचर पे ही मिसेल बनेंगे, और इसी को हम क्राफ्ट ताप कहते हैं। और एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे, ठीक है, ये अबव ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन
और इस कंसंट्रेशन को जो है हम क्रिटिकल मिसेली कंसंट्रेशन कहते हैं। और इसको CMC से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी एक निश्चित सांद्रता से अधिक पर एक निश्चित सांद्रता से अधिक सांद्रता पर ही ये मिसेल फॉर्मेशन होगा, और इसको जो है हम क्रांतिक मिसेल सांद्रता कहते हैं। तो ऐसे कोलाइड जो लो कंसंट्रेशन पे इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करें, बट at high concentration behaves like colloid are known as associated colloid. These particles at above particular concentration, these particle forms aggregate. These aggregates are known as micelle. The micelle formation takes place above a particular temperature known as Kraft temperature and above a particular concentration known as critical micelli concentration. ऐसे पदार्थ जो कम सांद्रता पर विद्युत अपघट्य की तरह व्यवहार करें लेकिन अधिक सांद्रता पर कोलाइड की तरह व्यवहार करें, उनको संगुणित या सहचारी कोलाइड कहते हैं। और ये संगुणन के कारण या पुंज बनने के कारण कोलाइड की तरह व्यवहार करते हैं, और ये कोलाइडी अवस्था एक निश्चित ताप से अधिक ताप और सांद्रता पर ही प्राप्त होती है, जिसको क्रमशः क्राफ्ट ताप और क्रांतिक मिसेल सांद्रता कहते हैं। तो इसका जो है सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो सोप या डिटर्जेंट ये सब होते हैं। तो जो सोप होते हैं वो इसके जो एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है इसमें सरफेस एक्टिव एजेंट जितने भी होते हैं, लाइक soap and synthetic detergent, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। सोप के लिए जो होता है वो CMC क्रिटिकल मिसेली कंसंट्रेशन जो होता है वो 10⁻⁻⁴ से 10⁻⁻³ मोल पर लीटर होता है। और इसमें इस तरह के जो कोलाइड होते हैं उसमें लायोफिलिक और लायोफोबिक दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं। ये जो है विशेष ध्यान रखने की बात है। तो इसके एग्जाम्पल में जो है इसके जो उदाहरण है उसमें जो है पृष्ठ सक्रिय पदार्थ जैसे साबुन, संश्लेषित सिंथेटिक डिटर्जेंट यानी परिमार्जक, वो जो है इसके एग्जाम्पल होंगे। और साबुन के लिए जो है
क्रांतिक मिसाइल सांद्रता 10⁻⁻4 से 10⁻⁻3 मोल प्रति लीटर होती है। इसमें द्रव स्नेही और द्रव विरोधी दोनों भाग होते हैं। तो ये कोलाइड का क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।